हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज है डे 14। आज हम गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर को करने वाले हैं। वन शॉट मैराथन रहने वाला है, 40 मिनट 50 मिनट का लेक्चर रहेगा बिकॉज छोटा चैप्टर है, पर एक 4 नंबर का गारंटीड क्वेश्चन आता है जो कि मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी। ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, अगर एमसीक्यूज चाहिए तो व्हाट्सएप पे जरूर जाके फॉलो कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे भी हर जगह हमें फॉलो जरूर करना। जल्दी से अटेंडेंस लगाओ, कमेंट सेक्शन में डे 14 लिखो, तुम्हारा नाम लिखो एंड प्रेजेंस लगाओ। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर गवर्नमेंट बजट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर गवर्नमेंट बजट का। बहुत ही सिंपल चैप्टर है एंड पूरे चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गारंटीड आता है 4 नंबर का। वो क्या है? गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वो मैं अच्छे से करवाऊंगी भी। सबसे पहले समझ लेते हैं गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है। तो हर साल 1 को हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हमारे ही देश के लोकसभा में जाते हैं और वहां पे जाके एक स्पीच देते हैं, लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं जिसको बोला जाता है बजट स्पीच। ठीक है, मैंने क्या बोला? हर साल 1 को हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाते हैं और बजट स्पीच देते हैं। ठीक है, अगर तुम फोटो देखोगे गूगल पे तो तुम्हें मिल जाएगी कि निर्मला सीतारमन है, हर साल ऐसे रेड कलर का एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट उठा के जाती हैं, वो बजट स्पीच देती हैं। ठीक है, ये एवरी ईयर होता है। ठीक है, ये एवरी ईयर होता है। ठीक है, उस स्पीच के अंदर वो बताती हैं हमारे देश की सरकार का बजट। ऐसा नहीं है कि जो उस दिन बोल दिया वो फाइनल हो गया, फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में डिस्कशन होती है। फेब्रवरी 1 को ये हुआ, फेब्रवरी और मार्च का महीना उस पर डिस्कशन होती है और 1 अप्रैल को फाइनली जो जो फाइनल होता है उस पूरे बजट में से वो इंप्लीमेंट हो जाता है हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट इस तरीके से हमारे देश में आता है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग टाइम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये डेफिनेशन है, एज इट इज तुम्हें रट्टा मारनी पड़ेगी। ठीक है, कहते हैं जैसे तुम अपने घर का भी तो बजट बनाते हो ना, तुम अपने घर का भी तो बजट बनाते हो ना, तुम उस बजट में क्या लिखते हो कि आने वाले 1 साल में मेरी कितनी सैलरी आएगी, मेरी हर महीने की लेट्स से 50,000 रुपए की सैलरी आएगी, उस 50,000 में से हर महीने 10,000 का रेंट जाएगा, हर महीने 10,000 खाने पे खर्चा होगा, हर महीने 10,000 का इंस्टॉलमेंट जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ना, और फिर फाइनली हमारे पास इतना इतना पैसा बचेगा। ठीक है ना, बजट में तुम भी तो यही करते हो ना, अपनी टोटल इनकम लिखते हो, अपने खर्चे लिखते हो एंड फाइनली देखते हो कि टोटल इनकम में से कितना पैसा कहाँ जाएगा, कितना पैसा कहाँ जाएगा। सरकार भी यही करती है, अपने बजट के अंदर लिखती है कि मेरे पूरे साल में मेरे पास कितना पैसा आएगा, उस पैसे का मैं क्या करूंगी, कितना कहाँ पे पैसा खर्च करूंगी। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यूज होती है ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है। क्यों? क्योंकि तुम बजट एडवांस में बनाते हो आने वाले साल के लिए। पहले बजट बनाया जाता है ना कि अगले 1 साल में मेरी इतनी इनकम होगी। अब जरूरी तो नहीं उतनी ही हो, वो तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एस्टिमेटेड फिगर्स होती है आने वाले 1 साल के लिए कि आने वाले 1 साल में कितना इनकम एंड एक्सपेंस होगा। दूसरी चीज इसमें जो पिछला साल होता है, पिछले साल की भी परफॉर्मेंस बताई जाती है कि पिछले साल हमने कितने का बजट रखा था और कितना एक्चुअल में खर्च हुआ। तो पिछले साल का एक्चुअल फिगर बताया जाता है और आने वाले 1 साल का एस्टिमेटेड फिगर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का वो बताया जाता है हमारे बजट के अंदर। ठीक है, अब बजट के ना अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसका क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा गारंटीड होता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो अपने कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया ये काम करके। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स का क्या मतलब होता है कि तुम अमीरों वाले एरिया से लेके अर्बन एरिया से पैसा लेके रूरल एरिया में लगा रहे हो। सरकार अपना सारा पैसा वहां लगाए जहां प्रॉफिट हो रहा है? जी नहीं, वहां नहीं, सरकार अपना सारा पैसा वहां लगाए जहां पर रूरल एरिया के लोग हैं, जहां पर पुअर लोग हैं, उन लोगों को पैसा दे सरकार और वहां पे एसेट बनाए, रोड बनाए, बिजली, एजुकेशन, ये सब कुछ सरकार दे ताकि गरीबों का अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है, तो सरकार अपने सारे रिसोर्सेज को रीएलोकेट करे, प्रॉफिट वाली जगह से निकाल के वहां लगाए जहां पर गरीबों का भला हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर तो इस जगह पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होगा नहीं, तो इस जगह पे किसको काम करना पड़ेगा? सरकार को काम करना पड़ेगा। तो सरकार जो है, गवर्नमेंट डायरेक्ट्स द एलोकेशन इन अ मैनर सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। तो सरकार बैलेंस बनाए प्रॉफिट के बीच में और सोशल वेलफेयर के बीच में। प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पे काम नहीं करेगा ना, तो गवर्नमेंट को ही तो काम करना पड़ेगा इन एरियाज में। गवर्नमेंट ही जो है वो इन एरियाज में टैक्स कंसेशन दे दे, सब्सिडीज दे दे। अब देखो ये एज इट इज वर्ड लिखे आएंगे कि अगर गवर्नमेंट ने रूरल एरिया में टैक्स कंसेशन दिया, सब्सिडी दिया, तो वो क्या कर रही है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है।
गवर्नमेंट जो है हार्मफुल गुड्स ना बनाने दे, जैसे कि सिगरेट, दारू सुट्टा, इन पे सरकार लगाए बहुत भारी टैक्स और पढ़ाई पे लगाए कम टैक्स, पढ़ाई पे टैक्स हटा दे, ठीक है ना? इससे क्या होगा? कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जैसे अगर ड्रिंकिंग पे, दारू पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जिस चीज़ पे टैक्स नहीं है, उसका प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे अपने रिसोर्सेज़ को रीएलोकेट कर सकती है। अगला आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स में गवर्नमेंट का मेजर फोकस था एसेट क्रिएट करने पे, कि रूरल एरियाज में जो है जो फैक्ट्रीज लगाई जाएं वो ड्रिंकिंग वगैरह की ना हो, वो खादी वगैरह प्रोडक्ट्स की हो, एसेट के ऊपर मेन फोकस था कि जो भी रोड बना रहे हैं रूरल एरिया में बनाएं, टैक्सेस उन एरियाज में कम लगाएं ताकि वहां पे एसेट बिल्ड हो सके, वहां पे प्रोडक्शन हो सके, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके। फिर है कि जो गरीब है सिर्फ उसका एसेट नहीं, उसकी इनकम भी, उसकी वेल्थ भी बढ़ानी है, उसकी वेल्थ भी बढ़ानी है। अमीरों से उनकी इनकम ले लो, अमीरों के ऊपर टैक्स लगा दो और उनकी इनकम ले लो, और जो गरीब है उसका टैक्स कम कर दो, उस पे इनकम टैक्स मत लगाओ और उसकी इनकम को बढ़ा दो। उससे तुम क्या करोगे? इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करे? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करेगी। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किसके अंदर आएगा? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन में, कि गवर्नमेंट क्या करेगी? जो जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स, और अगर बहुत कम इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस चीज को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। तो सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए लोगों की इनकम पे, ताकि इनकम जो है वो अमीरों से निकल के किसके पास चली जाए? गरीबों के पास चली जाए। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कहते हैं कि जो लोग हैं ना उनके पास इनकम है, इनकम को कहाँ खर्च करें? या तो खर्चा करेंगे उससे या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर सारा पैसा खर्च कर दिया तो इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो सरकार कहती है कि गरीबों, तुम्हें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रोटी का, राशन का, इन चीजों का खर्चा सरकार उठाएगी। तो तुम अपने पैसे कमाओ और उस पैसे को इन्वेस्ट करो, उससे एसेट बनाओ, रिटर्न लेकर आओ उस पैसे से। ठीक है? तो गवर्नमेंट कहती है कि जो गरीब है पहले तो उसकी इनकम बढ़ाओ, है ना? उसको कम टैक्स लगाओ, अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, इनकम इनइक्वालिटी कम करो और फिर गरीब का खर्चा भी कम करो, कि गरीब को सब्ज़ी राशन सस्ते रेटों पे दे दो, अमीर को मत दो, ठीक है? और गरीब जो है गरीबों को जो है सब्सिडी मिले, ओल्ड एज पेंशन मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, ये सब कुछ मिले, ठीक है जी? तो गरीब को रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स भी करो और गरीब की इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करो गरीबों के लिए। ये दोनों पॉइंट जो थे मेजर थे, इंपॉर्टेंट थे, इन दोनों पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? याद रखना, पहले में थोड़ा एसेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, दूसरे में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है? अब आगे और बहुत सारे पॉइंट है, एक एक करके जल्दी से समझ लेते हैं। चलो, अगला पॉइंट हमें बोलता है डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो यहाँ तक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो दोनों कर लिए हैं, मेजरली क्वेश्चन उसी में से बनेगा। आगे जितने भी पॉइंट्स हैं ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली करने तो अच्छे से हमें पढ़ेंगे। तो पहला बोलते हैं डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। कहते हैं किसी भी देश में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ उस देश को करनी है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए? उस देश की सरकार चाहिए। वो जो सरकार है वही उस देश की जीडीपी बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार ही है जो लोगों को टैक्स रिबेट दे सकती है, सरकार ही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर सकती है। अगर तुम लोगों को टैक्स रिबेट दोगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा बाजार में जाके खर्च करने के लिए, जिससे डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है ना? सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब कुछ एनकरेज होगा इससे। अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी फिर आगे जाके बहुत मोटिवेट होगा कि हाँ, सरकार ने अच्छी सड़कें बना दी, बिल्डिंग बना दी, फैक्ट्री है, सब कुछ है, मैं जाके बिजनेस कर लेता हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर भी मोटिवेट होगा अगर सरकार इंफ्रा पे खर्चा करेगी। तो अगर सरकार अपने बजट में बोलती है कि मैं टैक्स रिबेट देती हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करूंगी, तो इन चीजों से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, ठीक है? अगला आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कहते हैं कि देश में प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, डिमांड सप्लाई कम ज्यादा करने के लिए, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को, किसी भी तरीके की फ्लक्चुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उस केस में कौन आती है? हमारी सरकार। कैसे रखती है सरकार स्टेबल? ये तो चैप्टर 9 में तुमने पढ़ा है ना अभी, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड वाले चैप्टर में, कि भैया अगर हो एक्सेस डिमांड, सो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी ताकि लोग डिमांड ना कर सकें। गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देगी ताकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे। अगर होगी डेफिशिएंट डिमांड, अगर होगी डिफ्लेशन, डेफिशिएंट डिमांड, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना खर्चा बढ़ाएगी।
ताकि लोगों के पास पैसा जाए, लोग पैसे को खर्च करें और सरकार टैक्सेस को रिड्यूस करेगी। अगर टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो भी लोग जो है ज़्यादा खर्चा कर पाएँगे, ज़्यादा डिमांड कर पाएँगे। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम-ज़्यादा करती है, टैक्स को कम-ज़्यादा करती है और ये सब कुछ करती कब है? अपने बजट के अंदर, बजट में बताती है ये सब। अगला है अपनी सरकारी कंपनियों का ध्यान रखती है। सरकारी कंपनियों का जो बजट है वो भी इसी बजट के अंदर अलॉट होता है। इसी बजट के अंदर बताया जाता है कि हमारी जो सरकारी कंपनियाँ हैं, उनका पैसा कितना कहाँ से आएगा, कहाँ पे लगेगा, जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस, ऑयल, स्टील इन सब की सरकार की बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियाँ हैं। उनका बजट भी गवर्नमेंट बजट में बताया जाता है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी अमीर और गरीब का भेदभाव कम करना, अर्बन एरिया में कम पैसा लगाना, रूरल एरिया में बैकवर्ड रीजन में ज़्यादा पैसा लगाना, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना। ओके, सो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बीच में। आई थिंक हम यहीं पर प्रोबेबली बात कर रहे थे। सो आई वाज़ टेलिंग यू कि गवर्नमेंट क्या करती है, अर्बन एरिया में कम पैसा लगाती है, रूरल एरिया में ज़्यादा पैसा लगाती है, ताकि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, वो भी हमारे जो हैं डेवलप हो सके। जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, वहाँ पर भी लोग जो है गरीबी से बाहर निकल सके, ठीक है? अगला था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि गवर्नमेंट अलग-अलग स्कीम्स के अंडर एमजी नरेगा स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, जन धन योजना है, गवर्नमेंट अलग-अलग स्कीम्स लेके आती है। उन स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पैसा डालती है। हर साल सरकार बताती है कि लेट्स से अगर नरेगा स्कीम है, तो इस साल नरेगा को 10,000 करोड़ का बजट दिया गया है और 10,000 करोड़ लगा के इस साल लोगों को नौकरियां बांटी जाएंगी। ऐसे नौकरी, वैसे नौकरी और कितना बजट उसमें लगेगा, कितना पैसा वहां से आएगा, वो सब कुछ सरकार बताती है, ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई, ठीक है? ये भी गवर्नमेंट के बजट का हिस्सा होती है, ये ऑब्जेक्टिव भी। तो यहाँ पे हमारे सारे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स जो है खत्म होते हैं। मेजरली जो पहले दो थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनपे केस स्टडीज बन सकती हैं, बन सकती क्या, ठीक है? बट बाकी सारे भी अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट होता है ये दिखता कैसे, कि हमारा ये जो गवर्नमेंट बजट होता है ये दिखता कैसा है, किस तरीके का अकाउंट होता है। सो जैसा आपके अकाउंट्स में आप कोई भी अकाउंट पढ़ते हो ना, जिसकी एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है? इसमें एक डेबिट साइड होगी हमारे पास और दूसरी क्रेडिट साइड होगी हमारे पास और डेबिट एंड क्रेडिट साइड में हमें क्या करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा एट द एंड, ठीक है? एट द एंड दोनों को बराबर करना होगा। एक साइड पे तुम लिखोगे सारी रिसीट, यानी कि पैसा कहाँ-कहाँ से आ रहा है, तुम रिसीव कहाँ-कहाँ से कर रहे हो पैसा। दूसरी साइड होंगी सारी की सारी पेमेंट, कि तुम कहाँ-कहाँ खर्चे कर रहे हो, एक्सपेंडिचर किस-किस को पैसा पे कर रहे हो, दूसरी साइड वो आएगा। तो रिसीट एंड पेमेंट आती है। अच्छा जी, अब देखो जो भी रिसीट होती है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, ये फर्दर दोनों ही चीजें दो-दो टाइप्स की होती हैं। चाहे रिसीट है या एक्सपेंडिचर है, ये आगे दो-दो टाइप्स के होते हैं। रिसीट भी दो तरीके के और और एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के। अच्छा, जिसमें कोई एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं पड़ता, जिसमें कोई एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं होता, उसको क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू। फिर चाहे वो रिसीट है, चाहे वो एक्सपेंडिचर है, अगर मेरे एसेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहा तो उसको बोला जाएगा रेवेन्यू, और अगर मेरा एसेट लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल। ठीक है ना? अगर एसेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहा तो वो रेवेन्यू है, अगर एसेट लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है तो वो कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ मैंने उधार लिया, मैंने लोन लिया, तो मेरे पास पैसा आया, लोन लिया तो पैसा तो आया, तो मतलब ये है रिसीट। पर लोन मेरा एक लायबिलिटी बन गया, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो ये है मेरी कैपिटल रिसीट। मैंने लोन वापस कर दिया, तो मतलब पैसा बाहर चला गया, पैसा मुझे देना पड़ा लोन वापस करते वक्त, तो ये है एक्सपेंडिचर। पर मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अगर मैंने लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, तो मैंने पे किया है तो मेरा एक्सपेंडिचर है। लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट है उसका किसी एसेट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली मैंने किसी को लोन दे रखा था और उसका मुझे इंटरेस्ट आया है, तो इंटरेस्ट आया है तो वो रिसीट है, पर एसेट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो रेवेन्यू रिसीट है। सो आपको दो चीजें चेक करनी होती है। इसका जो है ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कोई एक आइटम दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये आइटम जो है रिसीट है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, ठीक है? वो पूछा जाएगा। तो आपको दो चीजें चेक करनी है। पहले चेक करना है कि पैसा आया या पैसा गया, तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि वो रिसीट है या एक्सपेंडिचर। फिर चेक करना है कि एसेट या लायबिलिटी कुछ इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ, या तो एसेट प्लस माइनस होगा या तो लायबिलिटी प्लस माइनस होगी। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो रेवेन्यू, अगर दोनों में से कुछ हुआ, या तो एसेट हुआ कम ज्यादा या तो लायबिलिटी हुई कम ज्यादा, तो फिर वो क्या होगा, कैपिटल। ठीक है जी, एक बार जल्दी से इन चारों पे नजर मारते हैं। रिसीट क्या होती है, टोटल एस्टिमेटेड मनी जो हमें आने वाली है एक साल के अंदर हमारी सरकार को,
फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। किसी भी सोर्स से अगर पैसा सरकार के पास आएगा तो वो रिसीट में आएगा। किसी भी सोर्स पे अगर सरकार को खर्चा करना पड़ेगा 1 साल के अंदर-अंदर तो वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अच्छा जी, अब रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? एक ऐसी रिसीट जिससे पैसा तो आएगा पर ना ही मेरी कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, ना तो मेरी कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही मेरा कोई एसेट माइनस होगा। पर अ, पर पैसा आएगा और ये पैसा रेकरिंग तरीके का होता है। जैसे कि आपकी सैलरी आती है, तो सैलरी हर महीने आती है, रेकरिंग है। लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया है, तो लोन तो ज़िंदगी में 2-4 बार लेते हैं लोग, है ना? तो लोन कभी-कभी लिया जाएगा, ठीक है ना? पर सैलरी है, सैलरी से एसेट लायबिलिटी इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो वो रेवेन्यू रिसीट है और वो हर महीने आती है, तो रेकरिंग भी है। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट 2 तरीके की होती है, या तो सरकार को टैक्स मिलेगा, या तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, नॉन टैक्स वाली, ठीक है? सरकार का मेजर अराउंड 50% ऑफ जो रेवेन्यू है, इवन मोर देन 50% टैक्सेस से ही आता है, ठीक है? मतलब कुछ 20-22% तो इनकम टैक्स हो गया, फिर 20-1% तुम लगा लो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है? मैं टैक्स तुम्हें दिखाती हूँ। टैक्स के अंदर क्या-क्या आता है, एक तो आता है इनकम टैक्स, जो कि आपके और मेरे जैसे लोग अपनी सैलरी के ऊपर, अपनी इनकम के ऊपर भरते हैं। फिर आता है कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि एक कंपनी भरती है, एक बिज़नेस भरता है, ठीक है? और फिर आते हैं हमारे जीएसटी जैसे टैक्स, जो कि हम कभी भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर भरते हैं। तो इन सब का अगर मैं टोटल करूँ तो अराउंड 60% जो सरकार की इनकम है टोटल, जो रिसीट है, वो इन्हीं टैक्सेस से आती है, ठीक है? अच्छा जी, अब टैक्स होता क्या है? टैक्स एक लीगली कंपल्सरी पेमेंट होती है। भैया तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा पैसा है मैं क्यों दूँ? मुझे तो अच्छी नहीं लगती बीजेपी, मेरे मुझे तो अच्छी नहीं लगती बीजेपी सरकार, मैं नहीं दूँगी पैसा। अरे ऐसा थोड़ी होता है भैया, तुम बीजेपी सरकार को नहीं दे रहे, तुम अपने देश की सरकार को दे रहे हो पैसा, ठीक है? ऐसा नहीं तुम बोल सकते कि मेरा पैसा है मैं नहीं दूँगा, तुम ये नहीं कर सकते। अगर तुमने पैसा नहीं दिया टैक्स का तो तुम्हें जेल हो जाएगी, है ना? मारेंगे, पीटेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बढ़िया चुपचाप पैसा दे दो। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, ठीक है? जो कि सरकार ने लगा रखी है। अगर तुम देश के नागरिक हो, तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है जी? चाहे आपकी इनकम के ऊपर है, आपकी वेल्थ पे है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे है, सामान बनाने पे है, सामान बेचने पे है, हर चीज़ पे टैक्स है, जो ज़रूरी है देना ही पड़ेगा। ठीक है? अब अगर तो तुम अपनी इनकम वगैरह पे टैक्स दे रहे हो, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में तुम अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में तुम अपना बर्डन ऑफ पेमेंट शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सी बात लेते हैं। तुम अपने स्कूल को एक तो फीस देते हो, है ना? जो तुम्हारी स्कूल की फीस होती है। एक मान लेते हैं कि तुम्हें ना किसी ट्रिप पे जाना है, तो वो ट्रिप पे जाने का पैसा भी तुम्हें स्कूल को ही देना है। देना तुम्हें ये भी स्कूल को है, देना ये वाला पैसा भी स्कूल को ही है, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें फीस भरनी है, तो फीस के केस में क्या होगा? पापा खुद जाके फीस भराते हैं। मतलब मोस्टली स्कूल्स में यही होता है ना कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स खुद बैंक जाके फीस भर देते हैं या ऑनलाइन आजकल तो फी पेमेंट हो जाती है। फी पेमेंट में बच्चे का कोई योगदान नहीं होता। पापा का पैसा पापा खुद जाके भर के आ जाते हैं, बच्चा बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। तो फीस जो है वो एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स है। फीस जो है वो एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स है कि पापा की जेब से आएगा पैसा और पापा ही जाके भर के आएँगे, बच्चे नहीं भरते फीस, है ना? बच्चे नहीं भरते फीस, पापा जाएँगे और पापा ही जाके भर के आएँगे फीस। पापा की ही ज़िम्मेदारी है कि वो स्कूल जाके फीस भर के आएँ या ऑनलाइन फीस पेमेंट करें, तो वो डायरेक्ट टैक्स है कि जिसकी जेब से पैसा जा रहा है, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है, उसी की ज़िम्मेदारी भी है। ज़िम्मेदारी नहीं आता, अब मेरे को लिखना, इंग्लिश में लिख रही हो इसीलिए मैं, ठीक है? उसी की ज़िम्मेदारी भी है कि वो जाके फीस भर के आए। ठीक है? ऐसे ही टैक्स में, इनकम टैक्स में होता है, जिसकी इनकम है, उसी की जेब से टैक्स जाएगा और सरकार उसको ही पकड़ेगी कि तूने टैक्स क्यों नहीं भरा। किसी और को नहीं सरकार बोलेगी, जिसकी इनकम उसी की जेब भी कटेगी और उसी की गर्दन भी कटेगी अगर उसने टैक्स नहीं भरा, उसी की ज़िम्मेदारी है टैक्स भरना। लेकिन अगर ट्रिप का केस है, ट्रिप के केस में क्या होता है? पैसा अभी भी पापा की जेब से ही जाएगा। पैसा अभी भी पापा की ही जेब से जाएगा। लेकिन क्या अब पापा आएँगे स्कूल में ट्रिप का पैसा देने? नहीं, तुम पापा को बोलोगे पापा ट्रिप का पैसा चाहिए, पापा दे देंगे, तुम जाके मैडम को डिपॉज़िट करा दोगे। तो इस केस में जेब तो पापा की कटी, लेकिन मैडम को जाके डिपॉज़िट तुमने करवाया, ठीक है ना? तो इस केस में जेब तो किसी और की कटती है, जेब किसी और की कटती है, जो बेसिकली किसकी कटती है? कस्टमर की। पर एक्चुअल में ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ज़िम्मेदारी किसकी होती है? उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉज़िट करवाने की ज़िम्मेदारी होती है कंपनी की। बिज़नेसमैन की। मतलब कि पैसा देना किसको पड़ता है? कस्टमर को। लेकिन अगर सरकार के पास जीएसटी डिपॉज़िट नहीं हुआ, तो सरकार आके इसको नहीं पकड़ेगी। सरकार इसको पकड़ेगी कि हाँ, मेरा जीएसटी दे, तूने मेरे को जीएसटी क्यों डिपॉज़िट नहीं कराया। ठीक है? तो इस केस में जिसकी जेब कटती है, उसी की गर्दन भी कटती है।
उसी को डिपॉजिट करवाना पड़ता है। इस केस में पैसा तो कस्टमर देता है, पर कस्टमर किसको देता है? बिज़नेस को, और बिज़नेस की ज़िम्मेदारी है कि वो सरकार को दे। अगर बिज़नेस ने नहीं दिया, तो सरकार बिज़नेस को पकड़ेगी, कस्टमर को नहीं पकड़ेगी। ठीक हो गई बात? तो ये हो गया अपना इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते हो कि कस्टमर पे तुमने बर्डन शिफ्ट कर दिया टैक्स का, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ, गिफ्ट टैक्स, ये वो। इनडायरेक्ट टैक्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, ठीक है? इसका ये डिफरेंस है, आप देख सकते हो, ठीक है? कि इसमें ये सामान पे लगता है, ये इनकम पे लगता है, ये प्रोग्रेसिव होता है। जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपका टैक्स बढ़ता जाता है। ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है, ठीक है? और क्या-क्या टैक्सेस होते हैं, ये आप देख लो। इनकम टैक्स जो डायरेक्ट तुम्हारी इनकम पे लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज के प्रॉफिट पे लगेगा, कस्टम ड्यूटी जब तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हो तब लगता है सामान पे, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे मतलब सामान पे लग रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसे ही सामान बनाने पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जो अमीर को ज्यादा भरना पड़ता है, गरीब को कम भरना पड़ता है। तो इस केस में हम ये एक बैलेंस बना के चलते हैं कि हाँ, बेचारा जो गरीब है उसकी जेब ना कटे। तो जो गरीब है उसको नहीं देना। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स स्लैब बढ़ती जाएगी। ये एग्जाम्पल है, इंडिया की ऐसी नहीं है टैक्स स्लैब, ठीक है? इंडिया की ऐसी स्लैब्स नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। इंडिया की मतलब 10-12 लाख तक तुम्हें कुछ नहीं भरना होता, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि तुम जितने ज़्यादा गरीब हो उतना कम टैक्स, जितने अमीर होते जाओगे उतना ज़्यादा टैक्स, मैक्सिमम 30% तक का रहता है, ठीक है? तो ये तो हो गया प्रोग्रेसिव, जो कि है इनकम टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स होता है जो सामान वगैरह पे लगता है, जो सबको सेम ही भरना है। मतलब मान लेते हैं कि एक चाय पत्ती है, एक चाय पत्ती पे जो जीएसटी लगेगा, वो अमीर को भी उतना ही भरना है, गरीब को भी उतना ही भरना है। पर महँगा होने की वजह से, टैक्स की वजह से प्रोडक्ट महँगा हो जाएगा और गरीब नहीं खरीद पाएगा, ज़्यादा टैक्स की वजह से। अमीर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा जितना भी टैक्स हो। तो ये जो है इसका बर्डन गरीबों के ऊपर आ जाता है, ठीक है? इसीलिए गवर्नमेंट अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या करती है, जो नेसेसिटी गुड्स होती है, जो चीज़ें गरीबों ने खरीदनी होती हैं, उन पे टैक्स कम लगाती है, और जो लग्ज़री होती है, जो अमीरों ने खरीदनी होती है, उन पे टैक्स ज़्यादा लगता है, ठीक है? चलें आगे। अगला आता है सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट क्या है? कि टैक्स की वजह से नहीं आया, कहीं और से आया। और कहाँ से आया? सरकार ने कोई तो तुमसे फीस ले ली होगी, कोई तुमसे फाइन ले लिया होगा, उस सब का होता है। जैसे अगर सरकार ने किसी को उधार पे पैसा दे रखा था, किसी स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को, लोकल गवर्नमेंट को, तो जिसको सरकार ने उधार दिया था, उससे इंटरेस्ट तो रिसीव करेगी ना। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू रिसीट होती है। सरकार को अपनी सरकारी कंपनियों से डिविडेंड मिल गया, प्रॉफिट का शेयर मिल गया, तो ये भी क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। सरकार को किसी दूसरी सरकार से गिफ्ट मिल गया। अब गिफ्ट के बदले में नहीं कुछ देना होता, गिफ्ट तुमने अपनी मर्जी से दिया है, मैं बदले में कुछ नहीं देने वाली हूं, तो गिफ्ट भी रेवेन्यू रिसीट है। फिर है फीस। तुमने सरकार को फीस दी है ना? पासपोर्ट की फीस हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी चीज़ की, कोर्ट की फीस होती है, तो वो सारी क्या होती है? फीस जितनी भी है, रेवेन्यू रिसीट। फिर तुमने लाइसेंस वगैरह बनवाना है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का लाइसेंस बनवाना है तो फीस देते हो सरकार को। फिर तुम्हारे चालान कटते हैं, सड़क पे चलते हो, चालान कटेंगे, फाइन एंड पेनल्टी होगी, ठीक है? फिर है एस्टीट्स। अगर कोई इंसान मर जाता है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी पड़ी होती है और उस प्रॉपर्टी का अब कोई वारिस ही नहीं है, मतलब उस इंसान की फैमिली में कोई नहीं था, दोस्त मित्र कोई नहीं था, किसी इंसान का कोई वारिस ही नहीं है, उसने अपनी विल में किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। एंड लास्ट है स्पेशल असेसमेंट। कई बार क्या होता है कि सरकार ने कहीं डेवलपमेंट करी, डेवलपमेंट की वजह से उस एरिया की प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया, तो सरकार उन लोगों को बोलती है कि जितना दाम बढ़ा वो पैसा मेरे को दो, कुछ सर्टेन परसेंटेज मेरे को दो। तो ये सारे तरीके से सरकार क्या करती है? अपनी रेवेन्यू रिसीट करती है, लेकिन कौन से वाली? नॉन टैक्स वाली। मैंने तुम्हें बता दिया कुछ 60%, तो 60% से भी ज्यादा आपका टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है, बाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है, ठीक है? और बाकी कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है? या तो तुम कोई एसेट बेच दो, कोई एसेट बेच दो तो पैसा आ जाएगा, या फिर उधार ले लो, या फिर कोई लायबिलिटी प्लस करवा लो, कोई उधार ले लो तो भी पैसा आ जाएगा। तो सरकार क्या करती है? या तो उधार ले लेती है। उधार किससे लेती है? अपने देशवासियों से, किसी दूसरे देश की सरकार से, या फिर आरबीआई से, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, है ना? या फिर सरकार क्या करती है? अपने एसेट बेच देती है। ये सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, वो वापस आ गया, तो या तो एसेट बिक गया या तो लाइबिलिटी बन गई। इन दो ही तरीके से कैपिटल रिसीट हो सकती है, ठीक है?
अब अगर तुमने उधार लिया है, तो पब्लिक से ले सकते हो, आरबीआई से, किसी से भी उधार ले सकते हो, लायबिलिटी बनेगी, पैसा आएगा, ठीक है ना? अगला है रिकवरी ऑफ लोन्स। नहीं पता? हाँ, अगला है रिकवरी ऑफ लोन्स कि तुमने किसी को लोन दे रखा था, तुमने किसी को लोन दे रखा था और तुमने जिसको लोन दिया था, तुम्हारी बुक्स में तो वो एसेट क्रिएट हो रखा था, अब तुमने लोन वापस ले लिया, तो तुम्हारा एसेट माइनस हो गया, तो तुम्हारा एसेट माइनस हो गया, ठीक है? रिकवरी ऑफ लोन, तुमने लोन दे रखा था, अब वो रिकवर करवा लिया, वापस आ गया, तो तुम्हारा एसेट माइनस हो गया, पैसा आ गया, रिसीट आ गई। सिमिलरली तुमने अपनी कोई सरकारी कंपनी के शेयर बेच दिए, या तो पूरे ही बेच दिए या थोड़े बहुत बेचे, तो कंपनी बिक गई, पैसा आ गया, मतलब एसेट माइनस हो गया, पैसा आ गया, ठीक है? तो ये हो गए हमारे रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट। डिफरेंस क्या है? इसमें कोई भी एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, इसमें होती है। ये रेकरिंग होती है, ये नहीं होता। इसमें ये एग्जांपल है, इसमें ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी? फिर आ जाओ एक्सपेंडिचर पे। अब एक्सपेंडिचर भी दो ही तरीके के होंगे, या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो तुम्हें अपने घर चलाने के लिए करने हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो तुम्हें अपना घर चलाने के लिए करना है। देखो, खर्चा दो ही चीजों के लिए करोगे, या तो घर चलाने के लिए या तो घर बनाने के लिए। तो अगर घर चलाने के लिए खर्चा करोगे तो रेवेन्यू रिसीट, अगर घर बनाने में खर्चा करोगे तो कैपिटल सॉरी, घर चलाने में खर्चा करोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, रिसीट नहीं। अगर घर चलाने का खर्चा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर घर बनाने का खर्चा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो घर चलाने के लिए सरकार का घर क्या होता है? उसके सरकारी ऑफिस, उसके जो सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी सैलरीज, उनका खाना पीना खर्चा, सारा कुछ। तो अपने ऑफिस चलाने का जो डेली बेसिस का बिजली पानी का खर्चा है, वो रेकरिंग होगा, हर महीने करना होगा, हर दिन करना होगा, पर उससे ना तो लाइबिलिटी में असर पड़ेगा ना तो एसेट में। जैसे कि जैसे कि तुमने लोन ले रखा है, उस पे इंटरेस्ट पे कर दिया। अच्छा, ये भी करीब-करीब आई थिंक 10-20% हिस्सा रखती है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर एक्सपेंडिचर इसी में होता है, इंटरेस्ट पेमेंट में ही होता है, ठीक है? दूसरा है सरकार सब्सिडी देती है, तुम्हें पता ही है ना? सरकार को वोट भी चाहिए होता है, तो इसलिए सरकार बहुत सारी चीजें फ्री में देती है, ठीक है? सब्सिडीज तो सरकार का खर्चा है, पर कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा। फिर सरकार एजुकेशन पे, हेल्थ सर्विसेज पे रेगुलर बेस पे खर्चा करती रहती है। सरकार रूरल डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, पेमेंट ऑफ सैलरीज पे खर्चा करती है, ग्रांट्स देती रहती है स्टेट को, यूटीज को, ठीक है? तो इन सब की वजह से सरकार का खर्चा तो हो रहा है, पर कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है? कोई लाइबिलिटी रीपे नहीं हो रही, ठीक है? ये डेली बेसिस का खर्चा है जो सरकार अपने ऑफिस चलाने के लिए, अपनी वोट के लिए, इन सब चीजों के लिए करती है। गरीबों के भले के लिए भी ऑब्वियसली करती ही है। चलो, ठीक है? फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? या तो तुमने कोई एसेट क्रिएट कर लिया, घर बना लिया, तो खर्चा हो गया, या कोई उधार चुका दिया तो खर्चा हो गया, है ना? कि या तो एसेट क्रिएट हो गया, घर बना लिया, या तो उधार चुकता हो गया, इसलिए खर्चा हुआ, लायबिलिटी माइनस हो गई, ठीक है? तो उस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ये नॉन रेकरिंग होता है, घर तो जिंदगी में एक बार बनता है, ठीक है ना? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिफरेंस क्या होगा? कि इसमें कोई एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, इसमें होती है। ये रेकरिंग है, ये नहीं है। इसका ये एग्जांपल है, इसका ये एग्जांपल है, ठीक है? इसके एग्जांपल में ना कुछ भी लिख देना, कोई भी एसेट का नाम आ जाए, रोड, बिल्डिंग, केनाल, डैम्स, व्हाटएवर, जो भी, किसी भी एसेट का नाम आ जाए कि सरकार ने ये चीज बनाई है, हाईवे बनाया है, ठीक है? व्हाटएवर, किसी भी एसेट का नाम आ जाए। अगर तुम्हें इतना समझ आ रहा है ना कि वो एक एसेट है, जो भी चीज का नाम लिखा है, अगर वो एक एसेट है ना, एसेट लायबिलिटी तुम्हें आता होगा, बहुत बेसिक 11th में सिखाते हैं। जो भी चीज लिखी है, अगर वो एक एसेट है ना, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, या फिर वो लायबिलिटी रीपे करी होगी। लायबिलिटी रीपे का तो सिंपल है, उधार ही तो वापस किया है, लोन ही तो चुकाया है, रीपेमेंट ऑफ लोन ही तो किया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन एंड एडवांसेस जो स्टेट वगैरह को देती है सरकार, ठीक है? कोई फिक्स एसेट खरीद लिया, किसी दूसरी सरकार को लोन दे दिया, ये सब आएगा, ठीक है? आगे कुछ एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अभी ये वन शॉट लेक्चर है, तो क्वेश्चन के लिए आप जो है पीडीएफ ले सकते हो, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसमें बेसिकली मैंने बहुत सारी एंट्रीज डाली हुई हैं कि वो एंट्रीज क्या होंगी, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपको बताना है, ठीक है? अब अगला मेरा आई थिंक लास्ट टॉपिक आता है, वो होता है टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट के बारे में हमें मेजरली करना है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, अगर तुम्हारे एक्सपेंडिचर और रिसीट एक दूसरे के बराबर हैं,
तो तुम्हारा बैलेंस्ड बजट है। इससे क्या होगा, जितना खर्चा किया उतना पैसा आया, जितना खर्चा उतना पैसा, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस दुनिया में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, खर्चा वेस्टफुल नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार खर्चा ज्यादा कर ही नहीं रही। और अगर सरकार खर्चा नहीं करेगी, लोगों के पास मनी सप्लाई नहीं आएगी, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो डेफिसिट डिमांड हो जाएगी, तो जीडीपी की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और डिफ्लेशन के टाइम ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, सरप्लस बजट में क्या होगा कि रिसीट बहुत ज्यादा है, एक्सपेंडिचर बहुत कम है। अब ये भी डिमांड कम हो जाएगी, अगर तुम खर्चा ही नहीं करोगे तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी, डिफ्लेशन के टाइम हेल्पफुल नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है, इन्फ्लेशन भी सही हो जाएगी, अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी होगा, और सरकार को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस दुनिया की हर सरकार हर वक्त डेफिसिट बजट में ही रहती है। इस दुनिया की हर सरकार हर वक्त डेफिसिट बजट में ही रहती है। इंडिया का भी मेजरली हमेशा डेफिसिट में रहा है, अमेरिका तक का डेफिसिट में रहता है। हर सरकार उधार लेके, लोन लेके अ, अपने डेफिसिट को, अपने बजट को फंड करती रहती है, ठीक है। सो डेफिसिट बजट क्या है? सो डेफिसिट बजट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि सरकार ने खर्चा बहुत ज्यादा किया, पर सरकार के पास पैसा आया बहुत कम। तो विच इज वाई सरकार को क्या करना पड़ता है, खर्चा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। खर्चा ज्यादा किया, आया कम, तो सरकार को खर्चा करने के लिए उधार लेना पड़ता है, ठीक है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी होगी, क्योंकि सरकार खर्चा कर रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। वेलफेयर प्रोग्राम भी होगा, लोगों को, गरीबों को पैसा भी मिलेगा। लेकिन सरकार पैसा बहुत वेस्ट करती है, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और इसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी होती है। क्यों भैया? क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं आ रहा, तो कहीं से तो लाना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे? या तो बाहर से उधार लेके आओगे, या सरकार आरबीआई को बोलेगी चलो मशीन ऑन करो, पैसा प्रिंट करो, ठीक है ना। तो अगर पैसा ज्यादा प्रिंट हुआ, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब डेफिसिट को कैसे करेक्ट किया जाए, और डेफिसिट कौन कौन से होते हैं? तीन तरीके के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू तो तुम्हें पता ही है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी पढ़ा है ना। तो अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट माइनस कर दूं, तो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। रेवेन्यू क्या होता है? जो एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं करता। तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट अगर माइनस कर दूं, तो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। अच्छी बात है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? वो वाला खर्चा है जो सरकार को अपने रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए, अपने ऑफिस चलाने के लिए, अपने सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी देने के लिए जो खर्चा करना पड़े। और अगर सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट आ गया ना, तो ये बहुत बुरी बात होती है। क्यों? क्योंकि तुम खर्चा भी कर रहे हो और कोई एसेट भी नहीं क्रिएट हो रहा। मतलब सरकार हमारी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है कि वो अपना घर तक नहीं चला पा रही। मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं ना, उधार लेके लॉट ऑफ टाइम हम घर बनाते हैं उधार लेके, होम लोन होता है, कार का लोन होता है, एजुकेशन का लोन होता है। मतलब हम लोन लेते हैं किसी ना किसी एक एसेट के लिए, कि घर बनाना है, उधार पे ले लिया। मतलब तुम सोचो, तुम्हें अपना घर चलाने के लिए लोन लेना पड़े, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज होती है। कि तुम्हारे पास रोटी का पैसा नहीं है, इसलिए तुम उधार ले रहे हो, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। और रेवेन्यू डेफिसिट का यही मतलब है कि तुम्हारे पास अपने एम्प्लॉइज को पैसा देने के लिए भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उधार लेना पड़ेगा। क्योंकि रेवेन्यू रिसीट इतनी भी नहीं है कि तुम अपने रेवेन्यू खर्चे पूरे कर सको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, तो सरकार क्या करेगी? या तो अपना कोई एसेट बेचेगी, अपनी कोई कंपनी का शेयर बेचेगी, या फिर सरकार अपने सिर पे उधार और लेती रहेगी, लाइबिलिटी बढ़ाती रहेगी, उधार लेती रहेगी, ठीक है। और ये सरकार के लिए एक वार्निंग सिग्नल है भैया, कि कुछ तो करो, या तो खर्चे कम करो, या तो टैक्स बढ़ाओ, अपनी रिसीट बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या है सरकार के पास, ये रेवेन्यू रिसीट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तुम देख सकते हो रेवेन्यू रिसीट कितनी है, टोटल 2000, रेवेन्यू पेमेंट है 3000, तो रेवेन्यू डेफिसिट है 1000, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल, फिस्कल डेफिसिट होता है कि टोटल, अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट माइनस कर दूं, तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसमें रेवेन्यू वाला भी आ गया, कैपिटल वाला भी आ गया। टोटल रिसीट क्या होती है? जिसमें रेवेन्यू वाली भी आ गई, कैपिटल वाली भी आ गई। लेकिन टोटल रिसीट में से मैं कैपिटल डेट रिसीट हटा देती हूँ। मतलब टोटल रिसीट में से मैंने जितना भी बोरो किया है, मैं वो हटा देती हूँ। क्यों हटा देती हूँ भैया? तुम यहाँ पे देखो बेटा, कि हमारे पास पैसा आया 2000,
एक्सपेंडिचर हुआ 3000, ठीक है। ये तो रेवेन्यू की बात हुई, रेवेन्यू 2000 इधर है 3000। कैपिटल की बात करें तो एसेट खरीदा 3500, लोन रीपे किया 2500 का, तो ये कितना हो गया 3 4 5 6000। अब अगर मैं यहां से डेट हटा हटा दूं, इसमें से मैं डेट हटा दूं, तो ये है 5700। तो अब देखो मेरा अ, वो कितना आया, डेफिसिट कितना आया, ये हो गया 6 और 3 9000, ये हो गया 7700। तो मेरा टोटल डेफिसिट आया 1300 का। तो मेरा टोटल डेफिसिट कितने का आया 1300 का, है ना। ये हो गया 6 और 3 9000, ये हो गया, और ये कितना हो गया 57 प्लस 2 7700। तो 9000 में से 77 माइनस किया तो 1300 का मेरा डेफिसिट आ गया। अच्छा जी, इसका मतलब है मेरे पास 1300 रुपए कम पड़ रहे हैं खर्चा करने के लिए। तो खर्चा करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे चाहिए 1300 रुपए। अब वो पैसे कहां से आएंगे, खर्चा करने के लिए वो 1300 रुपए कहां से आएंगे, उधार से आएंगे। तो कैन यू सी कि जो मेरा डेट है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना मेरा फिस्कल डेफिसिट था। जो मेरा फिस्कल डेफिसिट था, जितना भी मेरा फिस्कल डेफिसिट था, उतना ही पैसा जो है मेरा टोटल बोरोइंग्स भी है। यानी कि जितना भी मेरा टोटल डेफिसिट आता है, उस डेफिसिट को मैं क्या करती हूँ, बोरो करके फंड करती हूँ, कहीं ना कहीं से उधार लेके फंड करती हूँ। इसीलिए जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं तो उसमें बोरोइंग्स ऐड नहीं करते, उसमें बोरोइंग्स ऐड नहीं करते, क्योंकि अगर बोरोइंग्स ऐड कर दिया तो तुमने 1300 रुपए भी अगर ये ऐड कर दिया, फिर तो ये 9000 और 9000 बैलेंस आउट हो जाएगा, फिर तो डेफिसिट ही नहीं आएगा, तुम बोलोगे बल्ले बल्ले सरकार के डेफिसिट ही नहीं है। So you can't add debts, right? Only then you will be able to find out the fiscal deficit. And fiscal deficit जितना भी आएगा उतना ही तुम्हारा total debt होगा। अगर क्वेश्चन में डेट पहले ही दे रखा है, सो यू अंडरस्टैंड कि जितना डेट है उतना ही फिजिकल डेफिसिट आना चाहिए, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही माना जाएगा। और क्वेश्चन में अगर डेट दे भी रखा है तो भी उस डेट को ऐड नहीं करोगे, सिर्फ क्या करोगे, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस करोगे टोटल रिसीट। पर टोटल रिसीट में डेट को काउंट नहीं करना, टोटल रिसीट में डेट को काउंट नहीं करना। ठीक है जी, चलें आगे। ये हो गया फिजिकल डेफिसिट जो हमेशा बोरोइंग के बराबर होगा। फिजिकल डेफिसिट से मुझे क्या पता चलता है कि सरकार को उधार लेना पड़ेगा इतना, और उधार पे उधार, उधार पे उधार चलता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से डेट ट्रैप में फंस जाती है सरकार। अच्छा, हमें ये भी पता चलता है कि इससे मनी सप्लाई और बढ़ेगी, क्योंकि अब सरकार के पास और डेट से पैसा आएगा, या तो बाहर से, या तो सरकार पैसा प्रिंट कराएगी आरबीआई से, ठीक है ना। तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और फॉरेन डिपेंडेंस हमारी बढ़ेगी, क्योंकि लोन तो भैया हम मोस्टली बाहर से ही लेते हैं, लोन तो हम मोस्टली बाहर से ही लेते हैं, तो फॉरेन डिपेंडेंस हमारी बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने दिखा दिया आपको, 1300 का डेट है, ठीक है, और 1300 का ही आपका जो है फिजिकल डेफिसिट है, अगर मैं बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करूं तो। ओके जी, लास्ट मेरे पास आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कहता है भैया सरकार ना डेफिसिट में थी। अच्छा, अब डेफिसिट के लिए क्या किया जाए, हमने बोला यार लोन ले लो ना, उधार ले लो, एक काम करो। अच्छा, सरकार ने उधार ले लिया, अब अगले साल का बजट बनाया, जब अगले साल का बजट बनाया तो वो फिर से डेफिसिट में आया। तो हमने बोला ये बार बार डेफिसिट क्यों आ रहा है, अभी पिछली बार भी तो लोन लेके चुकाया था पैसा, इस बार फिर से लोन ले ले। तो सरकार कहती एक्चुअली जो पिछली बार लोन लिया था ना वही वाले लोन का इंटरेस्ट पे करना है। हमने बोला है, हमने लोन लिया क्योंकि डेफिसिट था, डेफिसिट की वजह से लोन लिया, अब लोन का इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट देने की वजह से दोबारा से डेफिसिट आ गया। इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है ना, और उस खर्चे को पूरा करने के लिए दोबारा से डेफिसिट आ गया। अब दोबारा डेफिसिट आया है तो क्या होगा, दोबारा उधार लेना पड़ेगा, फिर दोबारा उधार लोगे तो क्या होगा, दोबारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे तो क्या होगा, डेफिसिट। तो ये बन गया है एक विशियस साइकिल कि तुम्हारा आएगा डेफिसिट, तुम लोगे उधार, उधार का देना पड़ेगा इंटरेस्ट, उसकी वजह से फिर से डेफिसिट, फिर से उधार। समझ गए। तो ये हो जाता है हमारा एक विशियस साइकिल, और इसी साइकिल को समझने के लिए हम निकालते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो है मुझे ये बताता है कि मेरे टोटल डेफिसिट में, कि टोटल डेफिसिट जितना भी आया, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं इंटरेस्ट पेमेंट, तो मेरा प्राइमरी डेफिसिट निकल के आएगा। मतलब मान लो मेरा टोटल डेफिसिट कितना था 1300, और मान लो कि मेरा इंटरेस्ट पेमेंट भी था 1300, तो माइनस करूंगी तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा 0। इसका मतलब अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है, इसका मतलब कि भैया अगर मैंने उधार नहीं लिया होता तो मेरे को इंटरेस्ट ना पे करना पड़ता, और अगर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता तो मेरा डेफिसिट
होता ही नहीं। अगर इंटरेस्ट ना पे करना पड़ता तो डेफिसिट होता ही नहीं। तो प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि टोटल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि एक्चुअल में मुझे जो नया लोन लेना पड़ रहा है, उसका कितना कारण है ये पुराने वाला इंटरेस्ट। मतलब इससे मुझे पता चलेगा ना क्या मेरा सच में डेट ट्रैप चल भी रहा है कि नहीं। और ये बताता है कि हाँ, डेट ट्रैप चल रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, तो ये नहीं होता, फिस्कल डेफिसिट भी नहीं होता, तो तुम्हारा डेफिसिट होता ही नहीं, तो तुम्हें आगे से लोन कभी लेना ही नहीं पड़ता। समझ गए? तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि आपको जो है इट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर। अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा होगा तो आपके पास फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा होगी। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट हैज टू बोरो ओनली टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार को सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए ही बोरो करना पड़ रहा है। ठीक है, नो एडिशन इन एग्जिस्टिंग लोन, इट इज अ सिग्नल ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। ठीक है, चलो यहां पर आपको पता चल गया फिजिकल डेफिसिट कितना है, 1300, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट डेट के बराबर होता है। इंटरेस्ट मैंने पे किया 1100, प्राइमरी डेफिसिट आया 200। मतलब सोचो, अगर मैंने उधार लिया ही ना होता, अगर मैंने उधार ही ना लिया होता तो ये भी ना होता, तो मेरा डेफिसिट आता सिर्फ 200 रुपए का। पर अब मेरा डेफिसिट कितना है, 1300 रुपए का। तो अब मुझे 200 का नहीं, पूरा 1300 का उधार दोबारा से लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आ गया समझ। बस आगे कुछ एक फिर से आपके पास क्वेश्चंस है जो कि थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, जो कि आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, कृपया कर भी लीजिएगा। ठीक है, लास्ट है मेजर्स टू करेक्ट बजट डेफिसिट। मेजर क्या है भैया? या तो तुम खर्चे कम कर दो, या तो पैसे ज्यादा कर लो। खर्चे कैसे कम करोगे? सब्सिडी देना बंद कर दो, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम कर दो। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स कम कर दो। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? जो ऐसे फ्री की रेवड़ी बांटी जाती है ना, फ्री का पैसा लोगों को दिया जाता है। या फिर अपने खर्चे इनकम बढ़ाओ, या तो टैक्सेस ज्यादा कर दो, या एसेट बेच के पैसा कमा लो, या फिर आरबीआई को बोलो कि नोट प्रिंट करके दे दे, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लो, तो उससे पैसा मिल जाएगा। या तो पैसा आए ज्यादा तो भी डेफिसिट फंड हो जाए, या तो तुम खर्चा ही कम करो तो भी डेफिसिट फंड हो जाए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं डेफिसिट को फंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है जी, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के वन शॉट के साथ। अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।